भागीदारी और संगठन, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अन्य संगठन भी शामिल थे। इस लेसन के पहले भाग के वीडियो में हमने जाना था कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस प्रकार से राजनीतिक दल और अन्य संगठनों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो इन संगठनों में 7 पार्टी अलायंस SPA शामिल था। समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हुए थे, तब जाके वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इसके लिए लोगों ने कड़ा संघर्ष किया और अंत में विजय भी संघर्ष की ही हुई। अगर बोलिविया की बात करें, वहां के वाटर वॉर की बात करें, तो FEDECO नामक संगठन वहां पे है। इस संगठन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। FEDECO नामक इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहरों में बढ़ती बेघर बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है कि किसी भी लोकतंत्र में एक बड़े संघर्ष के पीछे कुछ संगठन होते हैं जो अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, और इस तरह के संगठन को ही लामबंदी कहते हैं। लोकतंत्र में किसी भी फैसले पर असर डालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष भागीदारी। इसमें हम कैसे अपना असर डाल सकते हैं या कैसे अपनी बातें मनवा सकते हैं। इसमें हम पार्टी बना सकते हैं या लोगों के द्वारा पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, और फैसले तो आपको पता है सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है अप्रत्यक्ष भागीदारी का। तो इसमें लोग क्या कर सकते हैं कि संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाकर लोग अपने हित तथा नजरिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? हित समूह अथवा दबाव समूह कहा जाता है। तो अब ये दबाव समूह क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये इस लेसन की एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताएं। दबाव समूह वह संगठित तथा असंगठित समूह है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। उनके कुछ उद्देश्य होते हैं तथा वे सरकार पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साधारणतया इन समूहों के सदस्य वे सदस्य होते हैं जिनके कुछ सामान्य हित होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से कभी भी चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि ये अपने प्रभाव से सत्ता को नियंत्रण में रखते हैं। ये सीधे रूप से राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन और शराब विरोधी आंदोलन ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दबाव समूह ने अपना प्रभाव कायम किया है। So what are pressure groups? Give some examples. A pressure group is an organized or unorganized group that attempts to influence government policies and promote its interest. They have some objectives and they try to achieve their objectives by putting pressure on the government. Generally, members of these groups are people who have some common interest. They never directly contest elections, but they keep power under their influence. They do not directly control political power. For example, Narmada Bachao Andolan and anti-alcohol movement, etc. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दबाव समूह और आंदोलन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये इस लेसन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। आंदोलन भी राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते। दोनों ही निम्नलिखित ढंग से राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1, यह दबाव समूह तथा आंदोलन किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाते हैं ताकि जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। यह दोनों ही संचार माध्यमों की सहायता
लेते हैं ताकि जनता का ध्यान अधिक से अधिक खींचा जा सके। नंबर 2, ये साधारणतया हड़ताल करवाते हैं, रोष मार्च निकालते हैं तथा सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वह हड़ताल की घोषणा करते हैं तथा धरने पर बैठते हैं ताकि अपनी आवाज उठा सके। अधिकतर फेडरेशन तथा यूनियनें सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए यही ढंग प्रयोग करते हैं। नंबर 3, साधारणतः व्यापारी समूह लॉबी का निर्माण करते हैं जिसके कुछ आम हित होते हैं ताकि सरकार पर उसकी नीतियां बदलने के लिए दबाव बनाया जा सके। How do pressure groups and movements affect policies? Pressure groups are organized or unorganized groups that influence the policies of the government and promote their interest. The movements also try to influence politics, but both do not directly participate in elections. Both try to influence policies in the following ways. Number 1, these pressure groups and movements run agitations on a particular issue so as to gain public support. Both of these take the help of the media so that public attention can be drawn as much as possible. Number 2, they usually go on strike, take out fury and try to disrupt government work. They announce a strike and sit on a dharna to raise their voice. Most federations and unions use the same methods to influence government policies. Number 3, generally merchant groups build lobbies with have some common interests so that the government may be forced to change its policies. नेक्स्ट है दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप। ये है क्वेश्चन नंबर 2। साधारणतः दबाव समूह कुछ लोगों के समूह होते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उनके कुछ उद्देश्य होते हैं तथा वह सरकार पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। साधारणतया इन समूहों के सदस्य वे लोग होते हैं जिनके कुछ सामान्य हित व उद्देश्य होते हैं। ये कभी भी चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करते, परंतु इनके अपने ही कुछ विचार होते हैं। राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों के आपसी संबंधों का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, कई केसों में यह दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा बनाए तथा निर्देशित किए जाते हैं। तब ये दबाव समूह उन राजनीतिक दलों की बाजुओं के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई लेबर यूनियनें। नंबर 2, कई बार आंदोलन ही राजनीतिक दलों को जन्म दे देते हैं। अगर आंदोलन के उद्देश्य अधिक खिंच जाए तो कई बार यह राजनीतिक दल का भी रूप ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर डीएमके तथा एआईडीएमके की जड़ें भी आंदोलनों से ही निकली हैं। ये दोनों पार्टियां जो हैं डीएमके और एआईडीएमके, ये साउथ की दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, तो इनका ओरिजिन भी आंदोलनों से ही हुआ है। नंबर 3, कई बार राजनीतिक दल तथा हित समूह एक दूसरे के विरुद्ध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब उनमें प्रत्यक्ष रिश्ते नहीं होते, बल्कि उनमें बातचीत होती है। उनके विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। Forms of relationship between pressure groups and political parties. Generally, pressure groups are groups of people who try to influence government policies. They have certain objectives and they try to achieve their objectives by putting pressure on the government. Their main objective is to influence government policies. Generally, the members of these groups are those who have some common interest and objectives. They never try to contest elections, but they have some ideas of their own. Of mutual relations between political parties and pressure groups, the format is of the following type. Number 1, in many cases, these pressure groups are formed and directed by political parties. These pressure groups then act as the arm of those political parties, for example, labor unions formed by different political parties. Number 2, sometimes political parties grow out of movements.
if the objectives of the movements are stretched more than. Sometimes it also takes the form of a political party. For example, DMK and AIADMK, its roots have also emerged from the movements. Number 3. Many times political parties and interest groups stand face to face against each other. Then they do not have a direct relationship, but they interact. Their views are opposite to each other. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि दबाव समूह कभी भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि यह पिछले दरवाजे से सत्ता को नियंत्रण में रखते हैं. परंतु दूसरी तरफ राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी. An important difference between the pressure group and the political party is that the pressure group never directly contests the elections. Rather, they control the power through the back door. But on the other hand, political parties try to take power directly by contesting elections. Next है आंदोलनकारी समूह और मूवमेंट ग्रुप. This is question number 3. दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? इसका आंसर है नंबर 1. लोकतंत्र में सरकार को समाज के सभी समूहों में हितों का ध्यान रखना पड़ता है. इनके विरुद्ध एक और कारक यह जाता है कि यह समूह सत्ता को हथियाने का प्रयास तो करते हैं, परंतु बिना किसी उत्तरदायित्व को लिए. राजनीतिक दलों की तरह ये समूह चुनाव में जनता के सामने आने को बाध्य नहीं होते तथा ये किसी तरह के या किसी के प्रति जिम्मेदार भी नहीं होते. यह जनता से किसी प्रकार का समर्थन तथा धन भी नहीं लेते हैं. कई बार तो यह अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के लिए अपनी संपदा के बल पर जनता की हमदर्दी भी बटोरने का प्रयास करते हैं. नंबर 2. दबाव समूह तथा आंदोलन लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी होते हैं. अगर देश में सभी को समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो यह समाज के लिए ठीक नहीं है. साधारणतया सरकार अमीर और प्रभावशाली लोगों के दबाव में आ जाती है. आंदोलन तथा जन कल्याण समूह इस समय इस नियंत्रण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा यह समय समय पर सरकार को आम जनता की आवश्यकताओं के बारे में बता सकते हैं. नंबर 3. अलग अलग हित समूह भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर एक हित समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके विरुद्ध जा सकता है तथा पहले समूह के रास्ते में रोड़े अटका सकता है. यहाँ से ही सरकार को जनता की आवश्यकताओं का पता चल जाता है और वह अलग अलग हितों वाले समूहों के हितों का ध्यान रखती है. नंबर 1. In a democracy, the government has to take care of the interest of all groups in society. Another factor against them is that these groups try to grab power but without taking any responsibility. Like political parties, these groups are not obliged to face the public in elections and they are not responsible to anyone. They do not take any kind of support and money from the public. Many times, it tries to gain public sympathy for their narrow approach on the strength of its wealth. Number 2. Pressure groups and movements are also essential for democracy. If everyone in the country is not getting equal opportunities, then it is not good for the society. Generally, the government comes under pressure from rich and influential people. The movement and the public welfare groups can play an important role in reducing this control at this time, and it can inform the government from time to time about the needs of the general public. Number 3. Different interest groups also play an important role in this. If one interest group pressure
the government to achieve its objectives, the other group can go against it and obstruct the way of the first group. It is from here that the government gets to know the needs of the people and takes care of the interests of the groups with different interest. So dear students, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट लेसन के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे. Till then, have a good day.